सुनो राजा विक्रमादित्य, बेताल ने कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज्य करता था। उनकी शादी हो चुकी थी, जिससे उन्हें ब्रज मुकुट नाम का एक पुत्र था। ब्रज मुकुट बहुत शरारती लड़का था। उसकी अपने राज्य के प्रधानमंत्री के पुत्र रत्नराज से गहरी मित्रता थी। वे दोनों शुरू से ही साथ साथ खाते, साथ साथ रहते और साथ साथ शिकार करने के लिए भी जाया करते थे। एक दिन वे दोनों शिकार के लिए जंगल में पहुंचे। वहां राजकुमार को एक हिरण दिखाई दिया। शिकार देखते ही राजपुत्र ने अपना घोड़ा तबाक से उसके पीछे दौड़ा दिया। मंत्री पुत्र पीछे पीछे आराम से आ रहा था। हिरण का पीछा करते करते राजपुत्र जंगल से काफी आगे निकल गया। वह टेढ़े मेढ़े रास्ते पार कर किन रास्तों में चला गया, इसका अंदाजा वह स्वयं भी न कर सका। कुछ समय पश्चात एक बड़े ही सुंदर उद्यान के करीब पहुंचकर उसका घोड़ा अचानक से रुक गया और थकान के कारण बुरी तरह हाँफने लगा। राजपुत्र ने देखा कि जिस हिरण का शिकार करने के लिए वह उसके पीछे इन अनजान रास्तों पर आ गया था, अब वह हिरण भी उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। राजपुत्र घोड़े को वृक्ष के नीचे तने से बांध कर स्वयं भी उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने लेट गया। अभी उसे वहां लेटे कुछ समय भी नहीं हुआ था कि इतने में ही उनके कानों में एक पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी। ए राहगीर, तुम कौन हो और किसकी आज्ञा से इस उद्यान में घुस आए हो? देखो, तुम जो भी हो तुरंत यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी संध्या पूजा के लिए यहाँ आने वाली है। यदि तुम्हें उन्होंने यहाँ इस प्रकार देख लिया तो वे नाराज हो जाएंगी, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ साथ हमारी जान भी आफत में पड़ जाएगी। भाई, तुम निश्चिंत रहो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तुम्हारी राजकुमारी के आने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजपुत्र की बात सुनकर वह युवक, जो वास्तव में उस उद्यान का मालिक था, निश्चिंत होकर वहां से चला गया। राजपुत्र भी उठकर अपने घोड़े की जिन दुरुस्त करने लगा। संयोग देखो कि उसी वक्त राजकुमारी अपनी सहेली के साथ पूजा अर्चना करने उद्यान के मंदिर की ओर चल दी। राजपुत्र उसे देखकर बहुत खुश हुआ और लगातार उसकी नजर राजकुमारी पर ही रही। यही हाल राजकुमारी का भी था। वह भी राजपुत्र को देखकर देखती रह गई। फिर एकाएक ही वह चेतन हुई और सहेलियों के संग मंदिर की ओर चल दी। कुछ समय तक उसने पूजा अर्चना की। उसके बाद पूजा करने के बाद बाहर आई। तब भी राजपुत्र वहीं खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजपुत्र को वहीं खड़ा देख राजकुमारी ने उसकी ओर एक संकेत किया। उसने अपने सुंदर सुंदर केसों में लगा कमल का फूल हाथ में लेकर कान से छुआया, फिर दांत से कुतरकर पांव के नीचे रखा और अंत में राजकुमारी ने उसे नीचे से उठाकर अपने सीने से लगा लिया तथा थोड़ी देर बाद वह वहां से अपनी सहेलियों के साथ महल की ओर चले गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजपुत्र ने ठंडी आह भरी और उसके प्रेम में पागल सा हो गया। राजकुमारी की मनमोहक सूरत उसकी आंख में बस गई और इस बारे में सोच सोचकर राजपुत्र खुशी से झूम रहा था। चाहकर भी वह उसकी याद को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। फिर एकाएक ही ऐसा हुआ कि वह उदास होकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में ही उसका मित्र मंत्रीपुत्र उसे ढूंढता ढूंढता वहां आ गया। अपने मित्र को परेशान देखकर मंत्रीपुत्र ने उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मित्र से मन की बात छुप न सकी और इस प्रकार राजपुत्र ने राजकुमारी की कमल के फूल वाली घटना उसे बता दी। यह सुनकर मंत्रीपुत्र कहने लगा, मित्र, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या अच्छा हुआ, मैं उसकी इस हरकत का मतलब तक नहीं समझ पाया। प्यारे मित्र, ऐसा करके उस राजकुमारी ने तुम्हें अपना परिचय देते हुए अपने दिल की सभी बात तुम्हें बता दी। यानी कि इसका अर्थ यह है कि वह भी तुमसे प्यार करने लगी है।
तुम इतने निश्चय के साथ यह सब कैसे कह सकते हो? जरा मुझे भी तो बताओ। राजपुत्र ने उतावला सा होकर पूछा। मंत्रिपुत्र बोला, सुनो मित्र, सबसे पहले उसने अपने सुंदर सुंदर केसों में से कमल का फूल निकालकर कान से छुआया, जिसका अर्थ यह है कि वह कर्नाटक की राजकुमारी है। उसके बाद उसने उस फूल को अपने दांतों से कुतरा। इसका अर्थ यह हुआ कि वह राजा दंतवाद की पुत्री है। अब उसने उस फूल को अपने पांव तले दबाकर तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि उसका नाम पद्मावती है, तथा अंत में उसे अपने सीने से लगाकर उसने यह संकेत दिया कि वह भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इतनी प्रेम पूर्वक व मनमोहक बातें सुनकर राजपुत्र के शरीर में खुशी की लहर दौड़ने लगी और वह नाचने गाने लगा। कुछ समय बाद उसकी खुशी थोड़ी सी कम हुई और अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, मैं उस राजकुमारी से मिलने कर्नाटक राज्य जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अवश्य मित्र। मंत्रिपुत्र की स्वीकृति पाते ही राजपुत्र ने अपना घोड़ा कर्नाटक राज्य की ओर दौड़ा दिया और हवा से बातें करते हुए शीघ्र ही वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां जाकर मंत्रिपुत्र इस बात का पता लगाने में जुट गया कि राजकुमारी तक कैसे पहुंचा जा सके। बहुत जल्द उनकी मेहनत रंग लाई और किसी ने बताया कि समीप में एक बूढ़ी मालिन रहती है। उसने बचपन में राजकुमारी की धाय बनकर उसका पालन पोषण किया था। वर्तमान में वह दिन में एक बार उससे मिलने महल अवश्य जाती है, तो वही तुम्हारी राजकुमारी से मिलाप करवा सकती है। यह सुनकर दोनों मित्र राजपुत्र और मंत्रिपुत्र उस बुढ़िया के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया दरवाजा खोलकर बोली, आप लोग कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? माई, हम परदेसी हैं। हमने दंतवाद नगरी का नाम बहुत सुन रखा था, सो हमारे मन में भी इसे देखने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अतः क्या आप हमें 2-3 दिन तक यहाँ रहने की इजाजत दे सकती हैं, क्योंकि हम 1-2 दिन यहाँ घूम फिर कर नगरी देखकर वापस अपने शहर चले जाएंगे। अरे बेटा, ठहरने के लिए तो धर्मशाला व सराय बनी हुई हैं, उनमें जाकर रहो। मेरी छोटी सी कुटिया में रहने की क्या जरूरत है? बुढ़िया ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। मंत्रिपुत्र बहुत चतुर था। वह तुरंत बोला, देखो माई, हमारा संबंध पड़ोस के राजघराने से है। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी सार्वजनिक स्थान पर रुकना हमें शोभा नहीं देता। ओह, बुढ़िया सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद कहने लगी, देखो बेटा, यदि ऐसी बात है तो तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो। मैं इस मकान में अकेली रहती हूँ और न ही मेरे पास कोई नौकर चाकर है जो तुम्हें व मुझे खाना परोस कर दे सके या कोई काम कर सके। अतः तुम दोनों को अपना काम स्वयं ही करना होगा। ठीक है माई, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार दोनों मित्रों ने बुढ़िया के घर में शरण ले ली। बुढ़िया का रोज आना का एक नियम था कि एक दिन में एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाया करती थी। एक दिन बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। मंत्रिपुत्र बुढ़िया को प्रसन्नचित मुद्रा में देखकर सोचने लगा कि आज मौका बढ़िया है, माई बहुत खुश है, क्यों ना आज माई से बात कर ली जाए। यही सोचकर मंत्रिपुत्र बुढ़िया के पास गया और बोला, माई, क्या आप हमारा एक काम कर सकती हैं? क्या काम है बेटा, बताओ। माई, क्या आप राजकुमारी तक हमारा एक संदेश पहुंचा सकती हैं? राजकुमारी तक संदेश? बुढ़िया सोचने लगी और फिर न जाने क्या सोचकर वह पूछने लगी, क्या संदेश है? माई, आप केवल राजकुमारी से जाकर इतना कह देना कि मंदिर के बगीचे में जिसे देखा था तुम्हारे शहर दंतवाद आ चुका है। मगर बेटा, यदि राजकुमारी नाराज हो गई तो? नहीं माई, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर प्यारी प्यारी हंसी मजाक की बातें करते हुए चतुर मंत्रिपुत्र ने बुढ़िया को राजकुमारी तक संदेश ले जाने के लिए राजी कर लिया। कुछ समय बाद बुढ़िया वहां से महल के लिए चली गई, लेकिन घंटे भर बाद जब वह वापस लौटकर आई तो उस समय वह बहुत घबराई हुई थी। सामान्य होने पर उसने बताया, बेटा, तुम तो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी जान पर आ बनी थी।
अब पता नहीं कल को राजा मुझे क्या दंड देगा। माई, आराम से सही सही बताओ कि आखिर वहां आपके साथ क्या हुआ। बेटा, मैं महल पहुंची। वहां जाने के बाद राजकुमारी के कक्ष में गई। उस समय राजकुमारी आराम फरमा रही थी। जब मैंने राजकुमारी को तुम्हारा बताया संदेश सुनाया तो उसने हाथों पर चंदन लगाकर मेरे गाल पर जोर से चांटा मारा और मुझे महल से बाहर जाने को कहा। यह सुनकर राजपुत्र बुरी तरह घबरा गया, किंतु उसका मित्र मंत्रिपुत्र जोर जोर से हंसने लगा। अरे, मेरी यहाँ सांसें रुक गई हैं। मुझे चिंता सता रही है कि अब क्या होगा, और तुम यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हो। राजपुत्र झुझलाकर बोला। मेरे प्यारे मित्र, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। और माई, आप भी घबराओ मत। दरअसल राजकुमारी ने इस प्रकार तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजकुमार और बुढ़िया उसका मुंह ताकते रह गए। यह क्या कह रहा है? लेकिन मंत्रिपुत्र फिर बोला, मित्र, राजकुमारी ने संदेश भेजा है कि 5 रोज चांदनी के बीते तब खबर देना। ओ, तो ये बात है, राजपुत्र ने कहा। अगले दिन जब बुढ़िया डरते डरते राजमहल गई तो राजकुमारी ने उसके साथ बड़ा ही मधुर व्यवहार किया। अपने साथ अच्छा व्यवहार होता देख बुढ़िया का सारा डर खत्म हो गया और वह कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ कि राजकुमारी ने वास्तव में ही इसी प्रकार का अपना संदेश राजपुत्र तक पहुंचाया था। 5वें दिन जब राजकुमार राजकुमारी से मिलने जाने लगा तो मंत्रिपुत्र ने उसे एक त्रिशूल दिया और कहा कि मित्र, जब राजकुमारी सो जाए तो तुम उसकी जांघ में त्रिशूल मारकर उसके शरीर के सारे जेवर उतार लेना। यह क्या कह रहे हो मित्र? राजपुत्र घबराया। इस प्रकार तो वह घायल हो जाएगी और मुझसे प्रेम तो क्या बल्कि दुश्मनी करने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इन छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो। राजपुत्र बड़ी कठिनाई से इस कार्य को करने के लिए राजी हुआ और वैसा ही किया जैसा मित्र ने बताया था। आकर उसने मंत्रिपुत्र को सारी बात बता दी। उसके आने के बाद मंत्रिपुत्र ने योगी का वेश धर लिया और राजपुत्र को भी वैसा ही वेश धारण करवाकर अपना चेला बना लिया तथा जंगल में जाकर एक कुटिया बनाई और वहीं धूनी रमा दी। इस कार्य को समाप्त करने के बाद वह राजपुत्र से बोला, जाओ मित्र, राजकुमारी के ये सुंदर आभूषण बाजार में बेच आओ। क्या? सारे जेवर बेच आऊं? कैसी बात करते हो? पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी होगी कि राजकुमारी के जेवर चोरी हो गए हैं। यदि मैं इन्हें बेचने के लिए उनके पास जाऊंगा तो वह समझ जाएंगे कि यह वही जेवर हैं और वह तुरंत मुझे पकड़वाकर राजा के सामने पेश कर देगा। राजपुत्र तुनक कर बोला, यही तो मैं चाहता हूं मित्र कि तुम पकड़े जाओ। मंत्रिपुत्र मुस्कुराते हुए बोला, क्या पकड़ा जाऊं? तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम पकड़े जाओ और महाराज तुमसे पूछे कि तुम्हें ये जेवर किसने दिए हैं तो तुम उनसे साफ साफ कह देना कि ये जेवर तो मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। जब राजा के सिपाही मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे स्वयं निपट लूंगा। राजपुत्र सारी बातें समझने लगा और अब जो जो घटनाएं उसके सामने घटी थी उन्हें देखकर राजपुत्र को अपने मित्र की बुद्धि पर पूरा भरोसा हो गया था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसकी भलाई के लिए ही कर रहा है। अतः यही सोचकर वह सारे जेवर लेकर बाजार चले गया और उसे जाकर एक दुकान में बेचने की इच्छा व्यक्त करने लगा। जिस दुकान पर राजकुमार जेवर बेचने के लिए गया था वह उस शहर की सबसे बड़ी दुकान थी और वही राज परिवार के जेवर बनाकर दिया करता था। उस दुकानदार ने उन गहनों को देखकर इसकी सूचना राजमहल में भेजी और महाराज ने अपने सिपाहियों को वहां भेजकर राजपुत्र को जेवर सहित पकड़ लिया और महल ले गया। महल पहुंचकर उसे महाराज के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, तुम्हें यह जेवर कहाँ से मिले? यह जेवर तो मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। कौन है तुम्हारा गुरु और कहाँ रहता है? आप अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं। राजा ने राजपुत्र की बात मानी और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इसके साथ और इसके गुरु को पकड़कर हमारे सामने लाओ। सिपाहियों ने राजा का आदेश माना और राजपुत्र को लेकर उसके गुरु के पास पहुंचे।
तथा उसे अर्थात मंत्री पुत्र को भी हिरासत में लेकर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने मंत्री पुत्र से पूछा, तुम्हारे पास ये जेवर कहाँ से आए? महाराज, मंत्री पुत्र ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, उस रात मेरे पास एक चुड़ैल आई थी। मैंने उसकी जांग में त्रिशूल मारकर ये सभी जेवर उतार लिए थे। उसकी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि चुड़ैल वो कौन है। हाँ महाराज, वह बहुत ही भयानक थी। राजा ने नौकरानी को दरबार में बुलाया और उसके द्वारा एक गुप्त संदेश रानी को पहुंचाया कि वे जाकर देखें कि राजकुमारी की जांग पर त्रिशूल का निशान है या नहीं। रानी ने देखा कि महाराज द्वारा बताया गया वही त्रिशूल का निशान राजकुमारी की जांग पर मौजूद था। महारानी ने तुरंत इसकी सूचना महाराज को दी। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत राजकुमारी को राज्य निकाला कर दिया। राजा के सिपाही उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ आए। राजा ने उस गुरु चेले को भी छोड़ दिया। राजपुत्र फौरन वेश बदलकर उस जंगल की ओर चला गया। इस घटना से राजकुमारी को बहुत दुख पहुंचा था। राजपुत्र राजकुमारी के पास पहुंचा और सारी हकीकत उसे बता दी। उसे बताया कि तुम्हें पाने के लिए मैंने यह सब नाटक किया, जिसमें मेरे दोस्त ने मेरा बहुत सहयोग दिया। यह सब सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। अब उसे उसका मन का मीत, उसका चाहने वाला मिल गया था। राजकुमारी को पाकर राजपुत्र भी बहुत खुश था और जिस उद्देश्य से वह दंतवाद नगर आए थे वह पूरा हो चुका था। अब तीनों राजपुत्र, राजकुमारी और मंत्रीपुत्र अपने राज्य आ गए और कुछ समय बाद राजकुमार व राजकुमारी ने विवाह कर लिया तथा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब बोलो विक्रमादित्य, यह कहानी सुनने के बाद बेताल ने पूछा। हालांकि राजकुमारी को अपना मनपसंद वर मिल चुका था, लेकिन आखिर उसे किस बात की सजा मिली? उस पर जो आरोप लगाए गए थे वे सब तो झूठे थे। फिर आरोप का दोष किस पर है? मंत्री पर, राजपुत्र पर, सिपाहियों पर या फिर राजा पर? फिर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, सुनो राजन, यदि तुमने ठीक ठीक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सुनो बेताल, राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा, राजपुत्र ने जो भी किया वो सब प्यार में किया, जो बिल्कुल जायज था। मंत्रीपुत्र ने जो भी किया वह मित्र के लिए किया। कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो दुख और सुख दोनों में मित्र के प्रति एक सा व्यवहार रखता है। रही बात सिपाहियों की, तो उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया, जो उनका परम कर्तव्य था। अंत में बचा राजा, जिसने बिना सोच विचारे यह निर्णय लिया। इसलिए मेरी नजर में तो इस पूरे प्रकरण का दोषी केवल राजा है। राजा विक्रमादित्य की न्याय पूर्वक बातें सुनकर बेताल बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो विक्रम, लेकिन अब मुझे जाना है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था यदि तुम बोलोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। यह कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उतरकर और पलटकर तेज गति से हवा में तैरता हुआ शमशान घाट की ओर उड़ने लगा। हाथ में तलवार लिए राजा विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, रुक जाओ बेताल, रुक जाओ, लौट जाओ विक्रमादित्य, वापस चले जाओ। जिसने तुम्हें मुझे पकड़कर अपने पास लाने के लिए भेजा है, वास्तव में वह एक ढोंगी इंसान है, बेताल ने कहा। लेकिन राजा विक्रमादित्य भला उसकी बात कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसने योगी को वचन जो दे रखा था, जिसके लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा सकता था।